नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 फ्लोर पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, जनहानि नहीं। ऑनलाइन डायरी व्यवस्था के विरोध में शिक्षकों की हुंकार, जिला मुख्यालयों पर सौंपा गया ज्ञापन। निजी स्कूलों की शिक्षा बोर्ड की बड़ी चेतावनी, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने पर होगा एक्शन। सरकारी अस्पताल में महिला की बाथरूम में हुई डिलीवरी, परिजन भड़के। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के नया बाजार क्षेत्र के पास चंद्रूहेड़ा में 5 मंजिले भवन में शॉर्ट सर्किट की वजह से शुक्रवार सुबह लगी आग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 5 मंजिला भवन के निचले 3 फ्लोर पर हार्डवेयर का गोदाम था, जिसमें प्लास्टिक का सामान, मोटर, पाइप, पानी की टंकियां रखी हुई थी। आधा दर्जन के लगभग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नया बाजार क्षेत्र के चंद्रूहेड़ा में 5 मंजिला भवन के 3 फ्लोर्स में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीबन 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए चंद्रूहेड़ा के संकरे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचाया गया। वहीं घटनास्थल के 5 मंजिला भवन के साथ लगते खाली प्लॉट की दीवार को गिराकर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचाई गई। गिरिराज हार्डवेयर के नाम से 3 भाइयों का हार्डवेयर का गोदाम बना हुआ था, ऊपर उनका निवास था। मनीष गर्ग व उसके भाई इस गोदाम के मालिक हैं। सुबह मनीष के परिजनों को धुआं उठता दिखाई दिया तो तीनों भाइयों के परिवार ऊपरी मंजिल से तुरंत प्रभाव से नीचे आ गए, लेकिन उसके बाद आग काफी तेजी से फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे भिवानी के भाजपा विधायक घनश्याम सराफ व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद आग को बुझाने में लगे हैं। संकरा रास्ता होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आई। व्यापारी मनीष को काफी आर्थिक हानि हुई है। उन्होंने बताया कि सुबह ही शॉर्ट सर्किट से जब यह आग लगी तब मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद गाड़ियों को घटनास्थल तक ले जाने के लिए जेसीबी मशीन की जरूरत पड़ी। वहीं एएसआई सत्यनारायण ने बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारियों सहित आसपास के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया, जिसके चलते आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी जगह जगह पर आग सुलगती दिखाई दे रही थी। सुबह सवेरे और एक भयंकर रूप से आग का लगना, और ये हमारे लिए व्यापारियों के लिए और एक संदेश देता है कि हम रास्तों को खुला रखें। खुले रास्ते सभी साधन जिसमें पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था करना हमारा फर्ज भी है। हम लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में इतना एक व्यवस्था करें जिसमें फायर ब्रिगेड के सारे इक्विपमेंट लगे हों। फायर ब्रिगेड और फायर का जो मामला है ये बड़ा महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है। अभी 3-4 महीने के दरमियान 3 जगह आग लगी और तीनों जगह ये था कि हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं उन सब के प्रतिष्ठान में जिस टाइप से आग लगी है वो सारे बहुत नुकसानदेह है। और ये एक जगह तो हमारे एक भाई की मौत हो गई थी, उसी प्रकार यहाँ भी यदि लोग ये सचेत नहीं होते तो इनमें से भी कोई ना कोई आदमी, क्योंकि रात के समय लगी हुई आग का कोई पता नहीं लगता कि सवेरे 4 बज रहे हैं तो उसमें आग लगी है या उससे पहले आग लगी है। माल हमारा 3 फ्लोर पे माल था और तीनों जगह ये आग ने भयंकर रूप धारण किया और आग के माध्यम से हमारे सारे साधन जो आज
फायर ब्रिगेड के उपलब्ध हैं या हमारे पानी के टैंकरों के लिए उपलब्ध हैं या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। फायर ब्रिगेड समय से पहुंच गई थी और बचाव कार्य चला हुआ है। अभी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी आग में पूरी रूप से काबू पाया नहीं गया। और जो भी सभी लोग लगे हुए हैं, हमारा सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है, मोहल्ला पड़ोस के लोग भी लगे हुए हैं सारे। देख लेते हैं कितनी जल्दी दिल से लागू काबू पाया जाता है। यहाँ गोडाउन है, गोडाउन के अंदर प्लास्टिक का और सामान रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पता नहीं किस कारण से इसमें आग लगने का एक कारण बना। और देख रहे कि पूरा घर, पूरी बिल्डिंग बुरा हाल इसका हो गया है। अभी लगे हुए हैं बुरा बचाव कार्य के लिए। पानी वानी की व्यवस्था जो भी टैंकरों के माध्यम से फायर ब्रिगेड गाड़ी मरवाने का काम चला हुआ है। नगर परिषद के हमारे टैंकर सभी लगे हुए हैं और जितना जो हो सकेगा सभी लोग अपना प्रयास भरसक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने घरों के अंदर जो हम किसी प्रकार का ज्वलनशील सामान होता है तो उसमें अग्निशमन के सारे हमारे पास यंत्र होने चाहिए। और साथ साथ में जो हमारे गलियां हैं उनके अंदर जो अतिक्रमण होने कर रखे हैं, आज सुबह ये चुनौती भी हमें देखनी पड़ी। गलियों में चबूतरे बना लिए, साधन खड़े कर दिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसमें समय लग गया। इस प्रकार की चीज़ों को हमने खुद नहीं संवारना पड़ेगा, खुद सुधरना पड़ेगा। चबूतरे वगैरह गली के अंदर रखेंगे तो कब ना, और भगवान ना करे कभी इस प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो दिक्कत बड़ी खड़ी हो जाती है। सुबह बहुत ही दुखदायी घटना हुई हमारे JCI स्टार के मेंबर नरेंद्र विकास जी घर के यहाँ पर। तो जैसे ही आपका समाचार मिला, हमारी पूरी JCI स्टार की टीम, सारा समाज यहाँ पर विकास जी के साथ है। और हम भगवान से और प्रशासक से यही करते हैं कि आशा की आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की टीम वगैरह सारी है, प्रशासक का सहयोग मिल रहा है। ये आशा करते हैं कि जो 4-5 घंटे से आग लगी हुई है उस पर काबू पाया जाए और परिवार को जो इतनी भारी क्षति है उनको दुख सहने की शक्ति दे। करीब 5:30 बजे हमें पुलिस कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि मनीष गर्ग जी जो है, जो जिनका मकान और नीचे बेसमेंट में इनका प्लास्टिक पाइप्स वगैरह का सामान रखा हुआ हार्डवेयर का, उसके अंदर अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला कि आग लगी हुई है। तो सूचना पाकर तुरंत हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ मौके पर पहुँची हैं। जैसा आपको पीछे नज़र आ रहा है, फायर ब्रिगेड है, अपना पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, आस पड़ोसी लोग, ये भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और पिछले 4-5 घंटे से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, आग पर पूर्ण रूप से अभी काबू नहीं पाया गया है। पूर्ण हमारे प्रयास से इस पे काबू पाया जाए। चंदूहेड़ा में यहाँ मनीष और अभिषेक गर्ग के यहाँ बड़ी बिल्डिंग में जो सामान है उसमें ये 4:30 पौने 5 बजे आग लगी है और अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये हमारे भिवानी में तीसरी घटना है। सबसे पहले चिनार में लगी थी अभी 2-2.5 महीने पहले, और पिछले महीने यहाँ जो है पुरानी अनाज मंडी में लगी, और अब ये तीसरी घटना है। बहुत भारी नुकसान हो गया है, इसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी, लाखों रुपए का सामान भी इसका बर्बाद हो गया। जो हमने पहले भी मांग उठाई थी ये प्रशासन से कि जितने बड़े बड़े स्टोर हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ फायर सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर फायर सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये अचानक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हसला, अध्यापक संघ सहित तीनों संगठनों ने अध्यापकों से ऑनलाइन डायरी अपलोड करने के विभाग के आदेशों के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर को ज्ञापन सौंपा। इस आदेश के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षक जिला मुख्यालयों पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे। बताना होगा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर के शिक्षकों को प्रतिदिन की शैक्षणिक गतिविधियां ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस निर्णय ने शिक्षक समाज में असंतोष की आग भड़का दी है। अध्यापकों से ऑनलाइन डायरी अपलोड करने के विभाग के आदेशों के विरोध में जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह चाहर, महेंद्र मान व अजीत राठी ने कहा कि ऑनलाइन डायरी अपलोड करने से विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि उक्त कार्य को ऑनलाइन करने में 1 से 2 घंटे का समय खर्च होगा। यह ऑनलाइन डायरी लिखते समय खर्च होने वाला समय बच्चों की पढ़ाई का ही समय व्यर्थ होगा, जिसका बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर होगा। इसके लिए विद्यालयों में संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। दूर दराज के विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या भी रहती है। सरकार को चाहिए कि सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए। उल्लास कार्य के माध्यम से भी शिक्षकों के शिक्षण कार्य को बाधित किया जा रहा है। कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि यह कार्य बेरोजगार युवकों को देकर रोजगार उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।
एफएलएन के नाम पर अनावश्यक दबाव शिक्षकों पर बनाया जा रहा है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसका सभी संगठनों ने जोरदार विरोध प्रकट किया। और यहाँ पे हमारे साथी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और महेंद्र मान जी, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन जिला प्रधान, ये हैं। तीनों संगठनों ने यहाँ पर मिलकर ये आंदोलन चलाया है। एक अध्यापकों को एक अव्यवहारिक कार्य दिया गया है, टीचर ऑनलाइन डायरी। टीचर लिख तो रहे हैं डायरी लिखना यह है, मैंने आज क्या पढ़ाया, क्या कक्षा करवाया, ऑफलाइन लिख रहे हैं, किंतु ऑनलाइन डायरी का काम दिया गया। उसमें 1 से 2 घंटे का काम कार्य है, वो उसका शिक्षक का बाधित होगा शिक्षण कार्य, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस दौरान इस ऑनलाइन डायरी का हम ये पूछते हैं, जिसने ऑनलाइन फरमान जारी करे हैं, क्या किसी बच्चे को 1% भी इसका फायदा है? लगातार बच्चों से शिक्षकों को दूर कर शिक्षा कैसे दे पाएंगे? उनका समय बर्बादी है, टीचर का भी, बच्चों के भी समय बर्बादी है। लगातार एक उल्लास है, उल्लास के नाम से बुजुर्गों को पढ़ाने का काम दिया गया है टीचर्स को। हम मांग करते हैं कि एनजीओ या पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको रोजगार दो। आज का हमारा जो मुख्य मांग है, जो विरोध प्रदर्शन रहा है, उसका है ऑनलाइन डेली टीचर डायरी, जो कि एक बहुत ही अव्यवहारिक और अतार्किक कार्य हमें साथियों से करवा रहे हैं। पहले से ही हम मैनुअली, जो हमारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है अध्यापक का डेली डायरी, वो नियमित रूप से सभी साथी अपना लिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा बहुत ही पेचीदा और जटिल जो सिस्टम है इन्होंने बनाया है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है और बेकार में ही समय बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सभी जो साथी हैं संगठन के, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज हमारे उच्च अधिकारी और सरकार तक पहुँचा सकें। देखिए, बहुत सी मांगे जो है हमारे अध्यापक जो साथी हैं उन्होंने दी है। इसमें 3 जो मुख्य मांगे हैं, तो डायरी, दूसरा निपुण का जो पेचीदा कार्य है उसके संबंध में, और तीसरा उल्लास का जो प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में। ये 3 विशेष मांगे हैं जो एसीएस हरियाणा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके नाम संबोधित है। तो इन तीनों मांगों को जो है हम अपनी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की टिप्पणी के साथ जो है आगे फॉरवर्ड करने का आश्वासन देते हैं। सभी जो भी टीचर साथी, टीचर कर्मचारी जो है यहाँ इतना संघर्ष में, इतनी तपती धूप में जो खड़े हैं, उनका जो मांग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है आज ये ज्ञापन दिया गया, उसको टाइम से पहुंचाने का हम पूरी कोशिश करें। अभिभावकों पर बेवजह आर्थिक बोझ डालने वाले निजी स्कूलों पर अब शिक्षा बोर्ड सख्त कार्यवाही करेगा। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद एनसीईआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा बोर्ड मोटा जुर्माना ठोक कर मान्यता तक रद्द करने के मूड में है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें सरकार फ्री देती है, पर शिकायतें आती हैं कि ज्यादातर निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपकर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है। निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की बजाय बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपकर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं। बीते दिनों ऐसी शिकायतों को लेकर खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शिक्षा बोर्ड सख्त हो गया। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें सरकार मुफ्त देती है, पर शिकायतें आती हैं कि ज्यादातर निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपकर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है। जहाँ तक सरकार की तरफ से पब्लिकेशन का सवाल है, 8वीं क्लास तक सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में ज़रूर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें सख्त निर्देश शिक्षा अधिकारियों को, उच्च शिक्षा अधिकारी जो अपने डायरेक्टरेट में ऊपर से कंट्रोल जो होता है सारे स्कूल्स को, वहाँ दिए हैं। और उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई स्कूल जो प्राइवेट पब्लिकेशन या एक लिमिट से ज़्यादा
आर्थिक बोझ पेरेंट्स के ऊपर डले, ऐसा कोई मतलब बुक्स रिकमेंड करता है, कोई ऐसी एक शॉप रिकमेंड करता है, अभी फ़लाँ दुकान से आप बुक लेंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक बोर्ड के लेवल का सवाल है, जैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हम बाकायदा फ्लाइंग कंस्टिट्यूट करके सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में बच्चों की बुक्स चेक करवाएंगे, और जिस किसी स्कूल में हमें प्राइवेट पब्लिकेशन या इस टाइप का पब्लिकेशन मिलता है जिसमें आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ा है पेरेंट्स पर, उस स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है प्राइवेट स्कूल संचालक के खिलाफ, अगर इस तरह का कोई मामला जो है वो मिलता है तो? इसमें प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा, एफिलिएशन भी कैंसिल हो सकती है, उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल इस प्रकार के वायलेशन ऑफ रूल करेंगे उन पर टाइम टू टाइम जैसे जैसे सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी के सिविल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के बाथरूम में महिला की डिलीवरी होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं गायनी वार्ड के डॉक्टर गरिमा ने बाथरूम में डिलीवरी होने के मामले पर कहा कि बच्चे को हमने लेबर रूम में डिलीवर करवाया है, बाथरूम में डिलीवरी नहीं हुई। इधर दूसरी महिला ने आरोप लगाया कि उसके पेट में बच्चे की मौत हो गई और 5 दिन से वो चक्कर काट रही है, लेकिन चिकित्सक ध्यान नहीं दे रहे। नागरिक अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के बाथरूम में महिला की डिलीवरी होने का मामला सामने आया है। जच्चा की सास ने चिकित्सकों पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें पहले बताया गया था कि अभी डिलीवरी नहीं होगी, जबकि उसकी पुत्रवधू बाथरूम में गई तो वहां पर डिलीवरी हो गई। वहीं चिकित्सकों ने बाथरूम में डिलीवरी होने की बात को नकार दिया। हलवास गेट निवासी मूर्ति ने बताया कि उसकी पुत्रवधू आरती की डिलीवरी होनी थी। सुबह करीबन 7 बजे वह अपनी पुत्रवधू को लेकर जिला अस्पताल में आए थे। पहले स्टाफ चेक करके गई थी। उन्होंने कहा कि अभी डिलीवरी नहीं होगी, थोड़ी लेट होगी, नहीं हुई तो ऑपरेशन से करवानी पड़ेगी। इसी दौरान पुत्रवधू ने कहा कि वह बाथरूम जाएगी, इसीलिए वह अपनी पुत्रवधू को बाथरूम में लेकर गई। जैसे ही बाथरूम में लेकर गई तो वहां पर बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के बाद भी स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। वहीं नए बाजार के लंबी गली निवासी आरती ने बताया कि उनको 7 माह का बच्चा था, उनका बच्चा पेट में ही मर गया। 5 दिन से वो चक्कर काट रही हैं, अभी सिर्फ खून की बोतल ही चढ़ी है। उनका यह पहला बच्चा था, अभी भी उनका बच्चा पेट में ही है। चिकित्सकों ने कोई देखभाल नहीं की। मेरा मूर्ति जी, आलवास गेट। क्या जी, सवेरे ले आए थे जी 7 बजे, करीब 3:10 पर लड़की हुई है जी। हाँ, पहला देख के गई थी मैडम जी, बोली अभी होगा को नहीं, थोड़ी लेट होगी, नहीं हुई तो भैया हमने ऑपरेशन से करानी पड़ेगी। वह देख के इतनी देर गई, वाला बहू बोली मैं पेशाब करूँगी, इतनी देर हम बाथरूम से उड़ली साइड बैठाई, उधर ही बच्चा आ गया उसका। हाँ, बाथरूम में। बहू, लड़के की बहू है। क्या नाम? आरती। बच्चे ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। क्या नाम है? आरती नाम है, नए बाजार की रहने वाली, लंबी गली से। और बच्चा ने पेट में ख़त्म हो गया, 5 दिन हो गए और कोई इलाज नहीं चल रहा है, सिर्फ खून की बोतल चढ़ी है बस। पहला ही था ये। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रही है तो कुछ, बस जाके बेड पे लेट जाओ, यही बात कह रहे हैं। बच्चा भी पेट में? हाँ, पेट में ही है। आप भर्ती हैं या? भर्ती हूँ। हाँ। वहीं जिला अस्पताल के गायनी वार्ड की डॉक्टर गरिमा ने बाथरूम में डिलीवरी होने के मामले पर कहा कि मरीज का दर्द आ रहे थे, इसीलिए इन्होंने इंजेक्शन लगाए। सख्त हिदायतें थी कि दर्द आएंगे और कुछ खाना हो या कुछ भी करें तो डॉक्टर से पूछ करके करें। जब चिकित्सक मरीज को देखने निकले तो मरीज की सास ने उसे बेड से नीचे उतार दिया, लेकिन बच्चे को हमने लेबर रूम में डिलीवरी करवाया, बाथरूम में डिलीवरी नहीं हुई। बच्चे के पेट में मरने के सवाल पर कहा कि वो ड्यूटी पर आई हैं, उन्होंने मरीज को देखा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। मरीज़ को दर्द आ रहे थे और हमने उसको इंजेक्शन लगाया था और स्ट्रिक्टली उनको बोला था कि आप दर्द आएंगे, ज़्यादा होगा या फिर आपको कुछ खाना पीना हो या फिर आप कुछ भी काम करें तो डॉक्टर को पूछ के करें। हमने मरीज़ की जांच करी और मरीज़ को ये सब चीज़ें समझाई गई थी, पर जैसे ही हम मरीज़ को देख के निकले तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने बिना ही हमसे पूछे मरीज़ को बेड से नीचे उतार लिया। ऐसे में ही उसको दर्द आने लगे और मरीज़ का जो बच्चा है वो नीचे आ गया। परंतु बच्चे को हमने डिलीवर कराया, वहीं उसी रूम में कराया, लेबर रूम में, वॉशरूम में डिलीवर नहीं कराया है। ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं।
अंदर वॉशरूम में सिस्टरें थी, स्टाफ भी था, और साथ में पेशेंट को भी अगर आप पूछेंगे, पेशेंट के रिश्तेदार को भी पूछेंगे तो भी वही बात बताएंगे वो कि पेशेंट और बच्चा दोनों सही हैं, ना माँ को कोई टीआर आया है नीचे से, और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हालत में। आप उनसे बात कर लीजिए, अभी बाथरूम में डिलीवरी नहीं हुई है, उनका जो बेड और बाथरूम बिल्कुल लग के है पास में, ठीक है। तो जो बात फैलाई गई है, किसी ने देखा नहीं इस बात को, आप मरीज़ को भी पूछ सकते हो। बच्चा पूरा मेरे सामने डिलीवर हुआ है, मैं भी वहाँ प्रेजेंट थी, मैंने सारे जो रिलेटिव्स थे उनको बाहर निकाला और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हालत में बाहर आया है, कोई भी टीयर नहीं आया। अगर ऐसा होता तो मरीज़ को भी इंजरी या लैसरेशन होता, जो कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातें व्यर्थ हैं। मैं आज ड्यूटी पे आई हूँ, मैंने मरीज़ खुद देखी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। आईयूडी वाली पेशेंट है, पेशेंट को डीआईसी भी हो सकता है, ऐसे में उसका कोगुलेशन प्रोफाइल इज मस्ट बिफोर वी प्रोसीड इनटू एनी इंटरवेंशन, बिफोर टेकिंग इंटरवेंशन इनटू हैंड। उसके सारे रिपोर्ट्स हमारे पास होंगे, तभी तो हम उपचार करेंगे। रिपोर्ट्स अभी भी अवेटेड है। मरीज़ तो हमारे पास, आप ये देखिए कि मरीज़ हमारे पास कब आया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। पेशेंट तो अब मुझे फाइल में देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उसकी। आज जो मेरी ड्यूटी है, आज मैंने जो किया है, मैं वो आपको वो बता रही हूँ, उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल। ये तो आप अब अथॉरिटीज़ को पूछिए, मेरा काम सिर्फ डिलीवरी कराना और पेशेंट को देखना है कि बच्चा सुरक्षित रहे, है ना। और अब चलते चलते ऊर्जा से लेकर विमानन और रक्षा तक कई क्षेत्रों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के नियंत्रण को लंबे समय से वैश्विक जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी निर्यात पर प्रतिबंधात्मक उच्च टैरिफ लागू किए जाने के बाद चीन के नेताओं ने भी इस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल आरंभ कर दिया है, जिसके बारे में लंबे समय से आशंकाएं प्रकट की जा रही थी। चीन ने निर्यातक के पास समुचित लाइसेंस न होने की स्थिति में 7 दुर्लभ खनिजों का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। चीन के पास 17 ऐसे खनिजों की सूची है। अधिकांश निर्यातकों ने ध्यान दिया कि फिलहाल वहां प्रभावी लाइसेंसिंग व्यवस्था नहीं है और कम से कम निकट भविष्य में इसका मतलब निर्यात पर प्रतिबंध लगने जैसा ही है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन के अधिकारी वास्तव में कोई निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण गठित करना चाहते हैं और उसे इतना क्षमता संपन्न बनाना चाहते हैं जो निर्यात की जांच परख कर सके। अगर वे ऐसा चाहते भी हैं तो इससे व्यवस्था में तनाव उत्पन्न होगा और संभव है कि चीन के अफसरशाह उन देशों के ग्राहकों और कंपनियों को निशाना बनाना चाहते हैं जो भू राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है, लेकिन उसके साथ साथ यूरोपीय देश और भारत भी जद में आ सकता है। ऐसे निर्यात नियंत्रण अब उन चुंबकों पर भी लागू होंगे जिनका निर्माण दुर्लभ खनिजों से होता है और जो वाहन और रक्षा क्षेत्र सहित कई तरह के विनिर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कम से कम 2010 से यह बात ज्ञात है कि चीन चुनिंदा अहम खनिजों पर एकाधिकार करना चाहता है और वह इस एकाधिकार का इस्तेमाल आर्थिक दबदबा कायम करने के लिए करेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। 3 फ्लोर पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, जनहानि नहीं। ऑनलाइन डायरी व्यवस्था के विरोध में शिक्षकों की हुंकार, जिला मुख्यालयों पर सौंपा गया ज्ञापन। निजी स्कूलों की शिक्षा बोर्ड की बड़ी चेतावनी, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने पर होगा एक्शन। सरकारी अस्पताल में महिला की बाथरूम में हुई डिलीवरी, परिजन भड़के। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।